हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि अब हम आज अपना नया पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डिजी भारतम, और ये आपकी रुचिरा जो पाठ्य पुस्तक है उसका तीसरा पाठ है, यानी तृतीय पाठ हम डिजी भारतम को आज पढ़ेंगे। अच्छा, जो डिजी शब्द है वो क्या दर्शा रहा है? यहाँ पे जो डिजी शब्द है वो डिजिटल शब्द का पर्याय बना हुआ है, अर्थात इसका मतलब क्या है? डिजिटल, और भारतम का अर्थ हुआ हमारा इंडिया, यानी डिजिटल भारत। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा भारत जो है, हमारा देश है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज में आगे बढ़ता जा रहा है ना। ये डिजिटल जो शब्द है इसको समझाना थोड़े, किसी भी आपके जैसे दादा दादी नाना नानी हैं उनको अगर समझाएं तो थोड़ा सा उन्हें परेशानी हो सकती है, क्योंकि उन सभी ने ये चीज़ों को अभी इन चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन अगर आज के बच्चों को हम समझाएं तो उनके लिए तो ये चीज़ समझना बहुत आसान है। जैसे कि हर दिन वो इन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे अगर आप फ़ोन देखें तो उसमें इंटरनेट से आप कितनी ही सारी चीज़ें कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप से, फेसबुक से हम कई अपने दोस्तों से जुड़े हुए हैं। आप कहें कि अभी देखिए जैसे यूट्यूब है, आप इंटरनेट से ही तो जुड़े हुए हैं। अब घर पे बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपकी पढ़ाई हो रही है ना। तो ये डिजिटल है। मार्केट में जाते हैं, आपको अपना वॉलेट नहीं ले जाइए, आप अगर फ़ोन ले गए हैं तो आपके पास उसमें मनी है, आप आराम से अपनी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पॉकेट में ही पैसे रखना ज़रूरी है, जेब में पैसे हों तभी आप कर सकते हैं। तो यही डिजिटल शब्द का यहाँ पर अर्थ है कि कैसे डिजिटल हमारा इंडिया या कहें भारत होता जा रहा है। इसके बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है, प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। ठीक है, निबंधात्मक पाठ है ये। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है, यानी जो वैज्ञानिक हमारे कहें कि साइंटिफिक जो डेवलपमेंट हो रहा है, यानी वैज्ञानिक जो क्या कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं या नई नई चीज़ों को आपके लिए लेकर आ रहे हैं, उन सभी भागों को या कहें उन सभी पार्ट्स को क्या बताया गया है, आपको समझाया गया है कि जिसमें हम एक क्लिक के द्वारा, हम एक क्लिक करते हैं और देखेंगे हमारी मनी ट्रांसफ़र हो जाती है। एक क्लिक करते हैं, हम देखिए तो व्हाट्सएप पे हम अपने एक देश से दूसरे देश में हमारा कोई भी बैठा हुआ हो परिचित, तो उससे हम तुरंत आमने सामने बात कर सकते हैं, है ना। बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप कैसे हो रहे हैं, सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो पहले हम संस्कृत पढ़ेंगे। अच्छा, अभी 2 लेसन जब हमने बनाए तो उसमें पैराग्राफ के साथ में नीचे अर्थ होता है और उसके बाद शब्दार्थ भी बता दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, संस्कृत एक लाइन हो गई, उसका संस्कृत का वहीं अर्थ बता दिया, कि जिससे कि आपको पता चले कि जैसे अद्य लिखा हुआ है तो उसका अर्थ आज आपको सामने ही दिख जाएगा, है ना। और हम साथ साथ में आपको बताते भी जाएंगे कि भाई इसका शब्द यहाँ से या अर्थ इधर से कैसे निकल रहा है। तो शुरू करते हैं हम अपने पाठ को। लिखा हुआ है अद्य, अद्य यानी आज। अद्य का अर्थ क्या हुआ? ये एक अव्यय पद है जिसका अर्थ हुआ आज। संपूर्ण विश्व, संपूर्ण यानी पूरे, विश्व शब्द में देखिए क्या लगी हुई है, एक ही मात्रा लगी हुई है, तो क्या बन गया? मैं का अर्थ निकल आया। बोले कैसे? बोले सारे विश्व में, सारे संसार में डिजिटल इंडिया एतस्य यानी इसकी चर्चा श्रूयते, इसकी चर्चा सुनी जाती है या सुनाई दे रही है या हम सुन रहे हैं। ठीक है, अब आप कहोगे रहा रही का भी भाव आपने निकाल दिया, ताहे तीहे का भी कर दिया, तो ऐसा कैसे किया? क्योंकि जो हमारे लट लकार होता है, लट लकार जो होता है वो क्या करता है, वो रहा रही का भी भाव अपने साथ में लेकर चलता है और ताहे तीहे का भी लेके चलते हैं। जैसे अगर आपने इंग्लिश में टेंस पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट ताहे तीहे को दर्शाता है, और जहाँ पे कंटिन्यूस टेंस आ जाता है वहाँ रहा रही के लिए हम अलग आईएनजी लगा देते हैं। लेकिन संस्कृत में जो लट लकार होता है वो कहता है कि आपको रहा रही के लिए अलग से क्रिया लगाने की जरूरत नहीं है। आप
लट लकार की क्रिया लगा रहे हैं उसमें आपका रहा रही का भी भाव छुपा होगा। जहां आपको उसका रहा रही में अर्थ निकालना है तब भी आप लट लकार लगा सकते हैं, और जहां ताहे तीहे का भेद है वहां पे भी आप लट लकार लगा सकते हैं। तो लिखा है अद्य यानी आज संपूर्ण विश्व, सारे विश्व में डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रूयते, इसकी चर्चा सुनी जा रही है। ठीक है, सुनी जा रही है या सुन रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, हम 2-3 पेज पढ़ा के फिर हम अव्यय और विशेषण विशेष आपको छांट कर बताते जाएंगे। ठीक है, अस्य पदस्य यानी इस, अस्य का अर्थ हुआ इस पद की, इस पद का की का भाव में क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे ये तो हमारा एक विशेषण शब्द है, कैसे बना बताएंगे आपको। ये जो स्या लगा हुआ है, इस स्या हमारा षष्ठी विभक्ति में लगता है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति का की का अर्थ बताते हैं। अब हम ये देख लेंगे कि भाई का अर्थ निकल रहा है, की का अर्थ निकल रहा है या के का। इस पद का कह भाव, क्या भाव है, इति मनसी, मनस शब्द होता है मन के लिए, मनस शब्द सकारांत होता है और उसका सप्तमी विभक्ति में जाएंगे तो क्या बन जाता है, मनसी यानी मन में। कहते हैं अस्य पदस्य, इस पद का क्या भाव है, इसका क्या अर्थ है, इसका मन में जिज्ञासा उत्पद्यते, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इस पद का क्या अर्थ है, इसके लिए, इसको जानने के लिए मन में जिज्ञासा यानी इसको जानने की मन में इच्छा उत्पन्न होती है। मन में इसको यानी किसको, अस्य पदस्य, इस पद को जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा उत्पद्यते उत्पन्न होती है कि डिजिटल इंडिया आखिर है क्या। इसी को अपन संस्कृत में आज पढ़ रहे हैं। लिखा है काल परिवर्तनेन यानी काल के परिवर्तन के साथ। अब आपने देखा हमने बोला के, काल परिवर्तन के बोला, अब के हिसाब से यहाँ षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन के बाद हमने क्या बोला, साथ। कहाँ से बोला, ये जो सह लिखा था इस यहाँ से, तो जहां पे सह शब्द लगा हो वहां पे भले ही के आ रहा हो उसमें भाव में, जैसे काल परिवर्तन के साथ, समय के बदलने के साथ, तो जो के शब्द है उसके बाद अगर साथ ख कोई भी आपका अव्यय लिखा हुआ हो यानी सह, स, साकम, सार्धम, ये सभी क्या होते हैं हमारे, कैसे होते हैं, ये सभी हमारे अव्यय होते हैं जो साथ का अर्थ बताते हैं। किसका अर्थ बताते हैं, साथ का। और जहां पे साथ के साथ में भले ही के भी लगा हुआ होगा, क्योंकि आपको हमने बताया था कि का, की और के का भाव यानी का, की, के का अर्थ जो है हम वो षष्ठी विभक्ति में निकालते हैं। किस में निकालते हैं, षष्ठी विभक्ति में। लेकिन साथ के हो जाने से एक हमारा सूत्र होता है सहार्थे तृतीया। संस्कृत व्याकरणाचार्यों ने इस सूत्र को लिखा है कि सहार्थे तृतीया, यानी जहां पर सह का अर्थ हो, साथ का अर्थ हो, वहां पे उस पद में जिसके साथ वो बात हो रही हो तो वहां पर तृतीया लगाइएगा। क्या लगाएंगे आप, तृतीया, सहार्थे तृतीया। जैसे आप कहेंगे पिता के साथ तो आप कहेंगे पित्रा साथ, पित्रेण सह, या कहें पुत्र के साथ तो आप कहेंगे पुत्रेण सह पिता गच्छति, पुत्र के साथ हमारे पिता जाते हैं। आप कहोगे राम के साथ पिता जाते हैं, राम के साथ सीता जाती है, तो आप कहोगे रामेण सह सीता गच्छति, राम के साथ सीता जाती है। के का भाव आ रहा है लेकिन सह के हो जाने से वहां पे तृतीया विभक्ति लगाई गई। अब ये हमने क्यों बताई है, ये इसलिए क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपसे बना के पूछ लिए जाते हैं कि सह शब्द, सह इतस्य पदस्य के साथ में आप कहेंगे कह विभक्ति प्रयुक्त, कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होगी, तो आप कहेंगे तृतीया विभक्ति, है ना, लिख सकते हैं। और सूत्र भी बता दिए सहार्थे तृतीया, यानी सह के अर्थ में तृतीया लगा दीजिएगा। ठीक है, तो लिखा है काल परिवर्तनेन सह, यानी काल के परिवर्तन के साथ, मानवस्य यानी मानव के। अब यहाँ पे के है, क्यों, क्योंकि इसके बाद साथ नहीं लगा है इसलिए देखिए षष्ठी लगा दी। यहाँ पे साथ का भाव नहीं आ रहा था इसलिए षष्ठी लगी है। मानव की या मानव की क्या आवश्यकता अपि परिवर्तते, यानी आवश्यकताएं भी परिवर्तित हो जाती हैं।
कहते हैं काल परिवर्तन के साथ, समय के बदलने के साथ साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तते, यानी मानव की आवश्यकताएं परिवर्तित हो जाती हैं या बदलती जाती हैं। अब आप कहेंगे अपि हमने जो बोला है, भी शब्द बोला है, वो कहाँ से आया? आवश्यकता के बाद जो अवग्रह लगा हुआ है, और ये जो अवग्रह चिन्ह होता है वो आ का सूचक होता है। किसका सूचक होता है? आ का। पूर्व रूप संधि होती है जिसमें आवश्यकता और अपि दोनों शब्द जुड़े। जैसे आवश्यकता, ये लिखा हुआ है हमारा आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता लिखा हुआ है और उसके बाद अपि भी लिखा हुआ है। लेकिन इनका जब क्या होगा? बोले जब इनको जोड़ा जाएगा तो पूर्व रूप संधि हमारी कहेगी कि जैसा का तैसा रख देना है और ये अ को अवग्रह में बदल देना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? बस ये चीज दर्शाने के लिए बीच में हमारा अ आया है, उसको दर्शाने के लिए ये अवग्रह का चिन्ह होता है। तो याद रखिएगा कि जहां पे अवग्रह दिखे उसको अ समझ के और पीछे वाली शब्द का अर्थ निकाल लेना आप। तो ये क्या लिखा है? अपि। आवश्यकता अपि यानी आवश्यकता भी, अपि का अर्थ क्या होता है? भी, परिवर्तित यानी बदल जाती है। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है प्राचीन काले, प्राचीन काल में ज्ञानस्य। अब देखिए हमने मैं क्यों बोला? एक ही मात्रा, सप्तमी विभक्ति है। प्राचीन काले यानी प्राचीन काल में, ज्ञानस्य ज्ञान की या ज्ञान का या के, कुछ भी लगा सकते हैं। अब आगे के शब्द को पढ़कर हम उसमें का की के का भाव, ज्ञान का आदान प्रदान, ज्ञान का जो आदान प्रदान है कैसा होता था? मौखिकम आसीत, मुख के द्वारा। मौखिकम का अर्थ क्या हुआ? मुख के द्वारा। मौखिकम आसीत, मुख के द्वारा किया जाता था। अर्थात प्राचीन काल में जो गुरु परंपरा थी, हमारी गुरुकुल परंपरा में जो गुरु होते थे वो अपने शिष्यों को क्या करते थे? मुख से बोलते थे, और बच्चे भी इतने सोचिए इतने कुशाग्र बुद्धि के होते थे कि वो सुनकर ही समझ लेते थे, सुनकर उसको पूरा का पूरा याद रख लेते थे। तो कह रहे हैं कि प्राचीन काल में ज्ञान के जो आदान प्रदान जो था वो मौखिकम आसीत, वो मौखिक था। और विद्या, और जो विद्या है, और का हमने यहाँ से क्यों बोला? बोले च यहाँ लिखा है इसलिए, और का पहले भाव। और जो विद्या है यानी जो पढ़ाई है वो कैसे की जाती थी? श्रुति यानी सुनकर, परंपराया सुनकर सीखने। श्रुति का अर्थ हुआ सुनकर याद रखना। श्रुति शब्द किससे बनता है? यानी सुनकर याद रखने की, सुनकर सीखने की। परंपराया, परंपरा के द्वारा गृह्यते, इसमें ग्रहण की जाती थी। सुनकर ग्रहण करने की, सुनकर ग्रहण करने की परंपरा थी। कि जो पढ़ाई थी, विद्या कैसे होती थी? कहीं लिखी नहीं जाती थी, कोई यूट्यूब नहीं था वहां पर, लेकिन क्या होता था कि सुनकर ग्रहण करने की परंपरा थी। कि सुनो और ग्रहण करो, उससे दिमाग इस चीज पे हो कंसंट्रेशन रहता था बच्चों का कि जो गुरुदेव बता रहे हैं उसको सुन लीजिए। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हम उसको बाद में रिवीजन भी हो जाएगा, वन शॉट भी मिल जाएंगे, हमें MCQ भी मिल जाएंगे, ये सारी चीजें नहीं थी, है ना। तो कैसी थी? च विद्या, और विद्या श्रुति परंपरा या गृहीते इसमें ग्रहण की जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो या लगा हुआ है, इसके लगने से हमने क्या बोला कि परंपरा के द्वारा। क्यों हमने के द्वारा बोला? क्योंकि अगर आप परंपरा शब्द को देखें, परंपरा शब्द कैसा है? आकारांत स्त्रीलिंग, बड़े आ की मात्रा से इसका अंत हो रहा है। ठीक है, जहां बड़े आ की मात्रा है वो स्त्रीलिंग शब्द है। भाई स्त्रीलिंग शब्द है तो बड़े आ का अब के द्वारा का अर्थ निकालना है तो हम क्या करेंगे? बोले जैसे तृतीया विभक्ति लगा दीजिए। तो बोले तो इसमें राम की तरह लगेंगे? बोले नहीं, इसमें लता की तरह लगेंगे, यानी बालिका की तरह लगेंगे। तो क्या बनेगा? जैसे बालिका शब्द तृतीया में बन जाता है क्या? बालिकया, यानी क का जो बड़े आ की मात्रा है उसका होता है लोप, उसमें या लग जाता है तो उसका अर्थ निकल जाता है हमारा बालिका के द्वारा। लतया यानी लता के द्वारा। तो यहां पर भी हो गया परंपरया, ये जो बड़े आ की मात्रा है गायब हुई और या में परिवर्तित हो गई, तो क्या बन गया? परंपरया। ठीक है, तो परंपरा के द्वारा क्या करने? गृह्यते यानी ग्रहण की जाती, और इसमें से हो गया था थी का भाव। यानी जहां पर लट लकार की क्रिया हो लेकिन उसके बाद में इसमें लग गया हो, वर्तमान काल की क्रिया के बाद में अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो इसमें शब्द था थी का भाव प्रकट करता है। ठीक है, उसका हम अर्थ क्या निकालेंगे? था थी थे, तो ग्रहण की जाती थी, ये हमारा उसका भाव हो गया। अच्छा आगे बढ़े, इसके पहले हम आपको इनके विशेषण विशेष्य और अव्ययों को बताते जाते हैं और क्रियापद कौन सी हुई है उसको भी समझाते जाते हैं। तो यहाँ पहले आप अव्यय लिखेंगे। हमारा जो अद्य शब्द है यानी आज,
अर्थ भी उसका वहीं के वहीं लिख लीजिए। अद्य शब्द का अर्थ होता है आज, और एक होता है अव्यय। ये क्या होता है हमारा अव्यय। आप अपनी बुक लेकर बैठे हैं, अच्छी बात है, नहीं तो कॉपी लेकर बैठ जाइए और ऐसे लिख दीजिए कि हमारा ये कौन सा चल रहा है, ये पाठ हमारा तृतीय पाठ है, पाठ हमारा ये तृतीय है, और डिजी इंडिया के हम यहाँ पर अव्यय लिख रहे हैं। ऐसे 3 कॉलम बना लीजिए। यहाँ पर हम विशेषण विशेष लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे अपने कर्ता और क्रिया। कर्ता क्रिया हमें जहां जहां दिखते जाएंगे उनको हम यहाँ लिखते जाएंगे। तो ये हमारा कर्ता और क्रिया का कॉलम बना लीजिए। ऐसे बना लीजिए 3 कॉलम, और जैसे ही हम बताएं उनको वहीं पे नोट करते जाइए। तो जैसे अभी यहाँ पे कौन सा आपको मिला, बोले अद्य मिला यहाँ पे। तो अद्य हमारा एक क्या हो गया, अव्यय हो गया। अर्थ क्या है, एक ब्रैकेट में लिख लीजिए आज। ऐसे क्या होगा, कई चीजें साथ में होती जाएंगी। आपको एक तो अव्यय सीखते जाएंगे, है ना, और फिर बाद जब एक जगह पे लिख जाएगा तो बार बार उस चीज को याद करना या ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हमने अव्यय कौन से पढ़े थे। आपने एक बार में पढ़ा और उसको लिख लिया, बस आपका क्लियर हो गया। मतलब एक पाठ पढ़ा, उसको बहुत अच्छी तरह से पूरा एक बार में सीख लिया। ठीक है, आगे देखें कि यहाँ पे विशेषण विशेष, पहले अव्यय बता रहे हैं तो अद्य हो गया, और कहें ये इतस्य शब्द है, इसमें भी हमारा इति अव्यय छुपा हुआ है। अब आप कहेंगे मैडम यहाँ पे तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है कि इतस्य कहाँ है। इतस्य लिखा हुआ है, बताइए यहाँ पे इत्यस्य लिखा हुआ है। आप कहेंगे यहाँ तो हमें कहीं इति दिख ही नहीं रहा है, तो या तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। या किस संधि में निकलता है, किस संधि में निकलता है, यण में निकलता है। और किसका बनता है, ई का या, ऊ का वा, री का रा और री का ल, ऐसे बन जाते हैं, है ना। बीच में अगर किसी पद के अंत में छोटी ई हो, छोटा ऊ हो, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री री कुछ भी हो, ये अपने से दूसरे यानी खुद जैसे नहीं, ई के बाद ई आएगी तो दीर्घ हो जाएगा। मतलब समान समान, एक जैसे 2 भाई हुए, बोले दोनों ने ताकतवर हो गए तो दीर्घ संधि हो गई। लेकिन यण संधि क्या होती है, कहते हैं खरबूजे को देखे खरबूजे ने रंग बदल लिया। कैसे, ई देखी यहाँ पे, ई ऊ री और री, साथ साथ में थोड़ी सी अपना रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे यण संधि का। ठीक है, इसने अपने सामने आने वाले असमान स्वर को देख लिया। मतलब इस जैसा नहीं था, ई के जैसा ई नहीं आया है, ऊ के जैसा ऊ नहीं आया है, ई के बाद फिर यहाँ पे कुछ भी आ जाए। ई को छोड़ दो सारे स्वरों में, कौन सा आ हो गया, ई नहीं, ऊ हो गया, री हो गया, ए आई ओ, कोई भी स्वर हो, ठीक है, बस ई नहीं होना चाहिए। तो असमान स्वर जब देख लेता है, ऊ के साथ में ऊ नहीं होना चाहिए, री के साथ में री नहीं होना चाहिए, री के साथ में री नहीं होना चाहिए, तो क्या होता है, बोले ये असमान स्वर को देख के अपना रूप बदल देता है। बोले क्या बदल देता है, ई या में बदल जाती है आधे में, आधे या में, ऊ बोले व में बदल जाता है आधे में, री हमारा आधे रा में बदल जाता है, और री हमारा आधे ला में बदल जाता है। ठीक, इतना ये नियम। अब ये जो य आया है, अब हम यहाँ देखेंगे, बताइए यहाँ पे य हमारा कैसा है, पूरा है कि आधा है। मुझे पूरा है यहाँ पे, और हमने ये चीज आपको बताई थी को कोई भी व्यंजन आपको जब पूरा दिखे तो समझ लीजिएगा कि इसमें कोई ना कोई तो स्वर जुड़ा है, तब ये पूरा हुआ, नहीं तो आधा ही रहता है। बिना स्वर के कोई भी व्यंजन पूरा नहीं लिखा जाता है। तो कहें कि कौन सा स्वर लिखा हुआ है, तो कोई स्वर की मात्रा दिख रही है क्या आपको, बोले बड़ा आ की, छोटी ई की, छोटे ऊ की, कोई दिख रही है, नहीं दिख रही है, लेकिन पूरा है ना। तो क्या है, अगर जो भी व्यंजन आपको पूरा दिखे, ये देखिए ये च लिखा हुआ है, पूरा है, कोई मात्रा नहीं है, नहीं है मात्रा, लेकिन पूरा है, तो अर्थात ये च किससे, अ से मिलकर पूरा हुआ है। इस आ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी भूमिका ये होती है, ये हर व्यंजन को पूरा कर देता है। जैसे जो आप देखते हैं ना अपनी वर्णमाला में क ख ग पूरे पूरे लिखे हुए, ये सब आ से मिलकर बने हुए हैं। अगर इनसे अ हटा दिया जाए तो सब आधे आधे लटकाना पड़ेंगे, ऐसे क, ये ख ग आधे लिखे जाएंगे। ये पूरे ही तब होते हैं जब इनमें क्या जुड़ जाता है, हमारा छोटा अ जुड़ जाता है। तो यण संधि में हम क्या बताना चाह रहे थे, यहाँ पे इति निकालना बता रहे कि इति कहाँ से निकलेगा। तो आप क्या कीजिए, विग्रह करना पड़ेगा हमें पहले तो इत्य लिख दिया और या को अलग रख दिया और स्य अलग कर दिया। ठीक है, हमें क्योंकि हमारे पास संधि कहाँ हुई है, या दिख रहा है यहाँ हुई है। अब इस या को तोड़िए, या को तोड़ें तो कैसे निकलेगा, आधा या और अ अलग अलग हुए। ठीक है, तो जो स्वर निकलेगा उसको तो इस लास्ट वाले शब्द में जोड़ दीजिए। तो जोड़िए, क्या बना, बोले स्य लग गया, तो ये अ से मिलके ये बन गया अस्य। बोले ये तो सही पद बन गया।
अर्थ भी सही निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ का कुछ में जोड़ दो, कुछ भी अर्थ निकले या नहीं निकले। अस्य यानी इसकी, ठीक है। अब जो आधा या है, बोले आधा या कहाँ से निकलेगा, या तो छोटी ई से या बड़ी ई से। अब हम दोनों ही लगा सकते हैं, दोनों देखेंगे कि ये जो आधा ता है इसमें हम छोटी लगाएं या बड़ी। तो पहले छोटी लगा के देख लीजिए, अगर छोटी लगाने से सही अर्थ वाला इति बन गया, हाँ बोले ये तो ठीक है। अगर नहीं बनता तो बड़ी ई लगाते हैं, लेकिन नहीं, हमें पता है कि इति हमारा अव्यय होता है, इति नहीं होता, इति होता है। तो ठीक है, बस ये हमारा इति और अस्य हो गया। अब समझ में आई कि इत्यस्य में कहाँ था इति, यहाँ या में छुपा हुआ था, ठीक है। तो ये इति और अस्य, तो यहाँ पर हम इसलिए बताया, नहीं तो आप अभी कहते कि हमें भाई इति तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा, अद्य का अर्थ हमारा क्या हो गया, अब अद्य हमारा आज, और ये अव्यय हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इति, इति एक कैसा होता है अव्यय जो समाप्ति सूचक होता है। उन्होंने कहा डिजिटल इंडिया की, बस डिजिटल इंडिया इस पद की, इस जो शब्द है इस पद की हम लोग क्या करते हैं, चर्चा सुनते हैं। तो समाप्ति सूचक के लिए क्या करते हैं, हम इति शब्द लगा लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा कौन सा अव्यय निकला, इति निकला। साथ में ये अव्यय हो गए। अब विशेषण विशेष देख लीजिए। तो विश्व की क्या बताइए, बोले कैसा विश्व है, कह रहे हैं संपूर्ण विश्व में। कैसे विश्व में, कहते हैं संपूर्ण विश्व में। तो संपूर्ण शब्द इसका क्या बन गया है, विशेषण बन गया है ना। बोले विश्व में, लेकिन उन्होंने कहा कि कैसे विश्व में, अकेला विश्व भी तो कह सकते थे, लेकिन नहीं कहा, उन्होंने कहा संपूर्ण विश्व में। तो संपूर्ण शब्द क्या बन गया, हमारे विश्व का विशेषण बन गया। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। कैसा विश्व, संपूर्ण क्या, बोले हमारा विश्व। तो ये हमारा विशेष्य बन गया, ठीक है। तो ये भी हम आपको साथ साथ में छांटना बताते जा रहे हैं, लिखते जाइएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे क्रिया कौन सी है, तो क्रिया हमारी श्रूयते हुई है, ठीक है। सुनने का काम हो रहा है, क्रिया का अर्थ होता है काम। तो पूछ सकते हैं, एक आपको ऐसे वाक्य दे देंगे, कहेंगे बताइए अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, तो आप लिखेंगे श्रूयते। यहाँ पर भी देख लें, पहले हम अव्यय छांटना बता देते हैं। तो यहाँ पर इति हमारा अव्यय हो गया, जो अपन पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर कहें सह हमारा अव्यय है, यहाँ अपि हमारा अव्यय है, यहाँ पर च हमारा अव्यय है। जल्दी नोट करते जाइए, नहीं तो आप क्या कीजिए, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब कहें विशेषण विशेष कौन सा है, तो अस्य शब्द हमारा पदस्य शब्द का विशेषण बन रहा है। यानी बोले पद का, कैसे पद का, इस पद का, यानी इस शब्द का या इस पद का हम अर्थ जानना चाहते हैं। तो इस जो शब्द बना हुआ उसकी विशेषता बता रहा था, कहने किस शब्द की, उस पद की, इस पद की, कौन से पद की। तो जो अस्य शब्द है उसकी विशेषण बन गया है। तो क्या हुआ है, इसको क्या कहेंगे हम, अपना विशेषण, ठीक है। और ये पद शब्द क्या बन गया, इसका विशेष्य, ठीक है। उत्पद्यते यानी हमारी क्रियापद हो गई है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, काल परिवर्तनीन सह। यहां से भी एक प्रश्न बन जाता है कि सह के योग में, है ना, सह युक्ते कह विभक्ति प्रयुक्तम, बताइए कि सह के योग में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है, तो आप कहेंगे तृतीया। कौन सी होती है, तृतीया, हो गया। आगे देखेंगे, यहाँ पे परिवर्तते क्या है, हमारी क्रियापद है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे प्राचीन काल में आदान प्रदान मौखिक होता था, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे हमारा क्या था, एक च अव्यय था, इसको हमने बता दिया। ये इतना कर लीजिए। अब इसके बाद में अपन आगे वाले पे चलेंगे, ठीक है। क्या हमने पढ़ा इसमें, अस्य पदस्य का भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। आगे पढ़ते हैं, लिखा है अनंतरम यानी बाद में। अनंतरम का अर्थ क्या हुआ, बाद में। कहते हैं बाद में, अनंतरम तालपत्रोपरि, तालपत्र उपरी शब्द से मिलकर बना है। तालपत्र के ऊपर भोजपत्र, कहते हैं भोजपत्रो उपरी च, यानी तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर, और लेखन कार्यम आरब्धम,
फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई जो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे थे उनने तो गुरु जी ने जो बोला उन्होंने सुन लिया और सब चीजें ग्रहण कर ली, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये लगा कि कहीं जो ज्ञान बताया जा रहा है उसका कहीं क्षरण ना होता जाए। भाई किसी की बुद्धि अच्छी होती है, कुशाग्र होती है कि वो उसको भी सीख लेता है और अपने आप से भी और भी कई चीजें सिखा देता है, लेकिन कईयों की भाई ऐसी हो सकती है कि कई विस्मृत हो जाते हैं, मतलब भूल भी जाते हैं। तो इस चीज को फिर सोचा गया कि कहीं जो बताया जाने वाला ज्ञान है वो धीरे धीरे लुप्त ना हो जाए, तो फिर मौखिक से क्या हुआ, लिखित परंपरा शुरू हुई। और लिखना पहले कहाँ पे शुरू हुआ, कहते हैं तालपत्रों पर, यानी तालपत्र के ऊपर। यहाँ पे हमारा किस शब्दों से बना है, ताल, तालपत्र यानी ताल के पत्तों के ऊपरी, ऊपरी यानी ऊपर, तालपत्रोपरी, तालपत्रों के ऊपर। अब यहाँ पे ओ की मात्रा कहाँ से आई है, अ और ऊ के मेल से। अ और ऊ के मेल से एक नया गुण बनता है क्या, ओ, और ओ की मात्रा त्रा में लग गई तो और ऊ का हो गया लोप। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, तालपत्रोपरी बन गया। ठीक है, हमने क्यों ऊपरी शब्द बोला, इसके लिए हमने आपको ये चीज बता दी। और भोजपत्रोपरि, और भोजपत्र के ऊपर भी लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्य आरंभ हुआ। ठीक है, परिवर्तन नहीं कहते हैं, परिवर्तन काले, परिवर्तित काल में फिर धीरे धीरे जब समय बदलता गया तो करगदस्य, करगद शब्द होता है कागज, करगद का अर्थ क्या होता है हमारा, कहते हैं करगद जो होता है वो होता है हमारा कागज। संस्कृत में कागज को क्या कहा जाता है, हमारा करगद कहा जाता है। ठीक है, फिर कहते हैं परिवर्तन काले, काल के परिवर्तन के साथ कहते हैं करगदस्य लेखन्याः, यानी कागज के और कहते हैं कागज के और लेखनी के, और कलम, लेखन्या किसको, लेखनी किसको कहा जाता है, हमारी पेन को, या हम जो पेंसिल से लिखते हैं या पेन से लिखते हैं तो उसको लेखनी कहा जाता है, लिखने वाली इसलिए लेखनी हो गई। ठीक है, कहते हैं परिवर्तन काले, परिवर्तित काल में यानी समय के साथ साथ बदलते समय में क्या हुआ, करगद यानी कागज का और लेखन्याः, और लेखनियों का, और पेन का, पेंसिलों का, लेखनियों का आविष्कारेण, आविष्कार के द्वारा, सर्वेषामेव यानी सभी का ही, सर्वेषाम सभी का, एव ही सभी का ही, मनोगताम कहते हैं मन में छुपे हुए, भावनाम भावनाओं का क्या हुआ, करगदो ऊपरी लेखनम प्रारब्धम। फिर क्या हुआ, कह रहे हैं परिवर्तनन काले, काल के समय के साथ बदलते बदलते कागज और लेखनी के आविष्कार के द्वारा सभी, सर्वेशाम कहते हैं सभी के ही, मनोगता मन में छुपी हुई भावनाओं का क्या हुआ, कागज के ऊपर लेखन प्रारंभ हुआ। फिर लोगों ने सोचा कि हम अपने मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना शुरू करें। तो ये हमारा क्या हुआ, किसका आविष्कार हुआ, यहाँ पे कहते हैं यहाँ पर हमारा आविष्कार हुआ करगद और लेखन्या का, यानी कागज और पेन का जैसे ही आविष्कार हुआ उसके द्वारा क्या हुआ, सर्वेशाम यानी सभी का, सर्व शब्द यानी सभी, और आम षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा हुआ है तो क्या हो गया, काकी के, सभी के या सभी का या सभी की, सभी के ही, एव हमने कहाँ से निकाला, बोले यहाँ से, एव का अर्थ क्या होता है, ही, सर्वेशाम एव मेव लिखा हुआ है, ये किससे बना हुआ है बताते हैं, सर्वेशाम और एव, एव का अर्थ होता है ही, एक अव्यय है हमारा। ठीक है, तो जब माँ में ये ए जुड़ गया तो क्या बन गया, बोले ये में और फिर ए हुआ गायब तो बन गया मेव, यानी सभी का ही। ठीक है, सभी के ही या सभी का ही, सभी के ही, मनोगता नाम यानी मन में छुपे हुए, मनः गता कैसे बनता है, मन में छुपे हुए, कह रहे मन में छुपे हुए, भावानाम यानी भावों का। अब देखिएगा यहाँ पे का के नाम, नाम, आम, ये चीजें जहाँ आती हैं वो कहाँ आती हैं, षष्ठी विभक्ति हमारा जो बहुवचन होता है वहां पर आती हैं ये। ठीक है, अब यहाँ लिखा है भावानाम यानी भावों का, या भावों का की का अर्थ निकाले, बोले भावों का, बोले कैसे भावों का, मनोगता नाम यानी मन में छुपे हुए, और सर्वेशाम सभी के, तो यहाँ पे सर्वेशाम जो शब्द है
वो भी इसका किसका, मनोभावों का क्या बन गया, बोले कैसे भावों का, बोले सभी के भावों का। कैसे भावों का, बोले मन में छुपे हुए भावों का। तो भाव शब्द के ये दोनों विशेषण बन गए हैं, लिखते जाइएगा, ये दोनों विशेषण हैं किसके, भाव का। इसको भी मत भूलिएगा, क्योंकि कभी कभी विशेषण ना पूछ के विशेष पूछ लेते हैं कि सर्वेषां मनोगतानाम इतस्य पदे विशेष्य पदम किम। तब आप बताएंगे कि यहाँ पे जो भाव शब्द है वो इन दोनों का विशेष्य है। भाई विशेषता तो बताइए, सर्वेषां सभी का, क्या, मनोगतानाम मन में छुपे हुए, बोले किनका, क्या, बोले भावों का। तो भाव नाम जो शब्द है वो इन दोनों का क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, कहेंगे सर्वेशाम एव, सभी के ही, मनोगतानाम मन में छुपे हुए भावों का, करगदो ऊपरी, करगद के ऊपर यानी कागज के ऊपर, करगद यानी कागज, ऊपरी यानी ऊपर, करगदो ऊपरी यानी कागज के ऊपर, लेखन प्रारंभम यानी प्रारंभ हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है टंकण यंत्र से। अब देखिए टंकण यंत्र आ गया। टंकण यंत्र का अर्थ क्या होता है, टाइपिंग। टंकण यंत्र से, अभी तक क्या चल रहा था, अभी हाँ कागज और लेखनी का हुआ। समय के परिवर्तन को धीरे धीरे बताया जाता कि पहले श्रुति परंपरा थी, फिर तालपत्र और भोजपत्र पे लिखना शुरू हुआ, फिर कागज और लेखनी का हुआ। तो अपने मन के भावों को लोगों ने कागज और लेखनी से लिखना शुरू किया। लेकिन फिर देखा गया कि भाई कागज भी कभी कभी क्या होता है, धीरे धीरे पुराने होते चले आ रहे हैं, वो भी कैसे हो जाते हैं, फिर खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं। फिर क्या बना, बोले टंकण यंत्र। फिर लिखने की जगह अब इतना सारा लिखें कैसे, तो उसको टाइपिंग के द्वारा करना शुरू किया। बोले टंकण यंत्र से, यानी टंकण यंत्र के, टाइपराइटर के आविष्कारेण तू, आविष्कार से के द्वारा, तो लिखिता सामग्री, लिखित जो सामग्री थी वो कैसी, टंकिता सती यानी टाइप होने लगी। टंकित यानी उसमें अंकित कर देना। टंकित का अर्थ क्या हुआ, टाइपिंग जो हमारा टाइपराइटर है उसके द्वारा क्या कर देना, वहां पे अंकित कर देना उसको। तो कहते हैं टंकिता सती बहुकालाय, यानी क्या हुआ, किसके साथ में, टंकित होने के साथ बहुकाल के लिए, बहुकालाय बहुकाल के लिए, सुरक्षिता अतिष्ठिता यानी बहुत समय तक सुरक्षित कह रहे हैं, अतिष्ठिता यानी रहने लगी बहुत समय तक, क्योंकि कागज के ऊपर हुआ। लेखनी भी आपने देखा होगा, कई बार आप पुरानी कॉपी किसी की लीजिए, वो कम से कम 10 साल की हो गई हो पुरानी, उस कॉपी को आप खोलेंगे तो उसमें जो पेन होता है वो धीरे धीरे उसकी स्याही का रंग उड़ जाता है। तो आधी चीजें मिलती हैं, आधी नहीं मिलती हैं। तब उसके लिए फिर क्या हुआ, टंकण यंत्र का आविष्कार हुआ। तो कहते हैं टंकण यंत्र के, काकी के का भाव निकालेंगे स्या की वजह से, आविष्कारेण यानी आविष्कार के द्वारा, तू यानी तो, लिखिता सामग्री यानी लिखित सामग्री को, लिखने वाली जो सामग्री वो क्या करने लगे, टंकिता सती, टंकित होने से, लिखित सामग्री क्या होने लगी, टाइप होने से, बहुकालाय बहुत काल के लिए कैसी हो गई, सुरक्षिता अतिष्ठिता सुरक्षित होने लगी, है ना। फिर उसको टाइप करने लगे, तो जो वो वाली स्याही होती है जिससे वो टाइप हो जाते हैं, तो वो बहुत दिनों तक सुरक्षित होने लगे। अब भाई ये होने लगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, वैज्ञानिक प्रविधि, कहते हैं वैज्ञानिक की प्रविधि, तकनीकी के कैसे, प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि यानी वैज्ञानिक जो तकनीक है उनकी जो प्रगति यात्रा है, पुनः यानी फिर से, पुनः अपि फिर से भी क्या हुआ, अग्रे गता आगे जाती रही, आगे गई, गता यानी गई, ठीक है, अग्रे यानी आगे, फिर से पुनरअपि यानी पुनः अपि फिर से प्रगति यात्रा उनकी और आगे बढ़ी और आगे गई। क्या हुआ, क्या बढ़ी उनकी यात्रा ने क्या किया कि अद्य फिर आज, कहते हैं वैज्ञानिक प्रविधि यानी वैज्ञानिक जो तकनीक है कि प्रगति यात्रा, वैज्ञानिक तकनीक की जो प्रगति यात्रा थी, पुनः अपि कहते हैं और अधिक फिर से अग्रे गता आगे गई। फिर क्या हुआ, कहते हैं अद्य आज, सर्वाणि कार्याणि सारे कार्य, कहते हैं संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक शब्द होता है कंप्यूटर के लिए। संगणक यंत्र किसको कहा जाता है, हमारा कंप्यूटर को कहेंगे संगणक नामकेन, यानी संगणक नाम के
यंत्र के द्वारा, यंत्रेण कौन सा, कहते संगणक नामकेन, यंत्रेण साधितानि भवन्ति, साधित होती है मतलब सारे काम पूरे होते हैं। कहां से किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं, संगणक नामकेन यंत्रेण। आज हम वीडियो भी बना रहे हैं और वो आप लोगों तक पहुंचता है तो वो भी किसके, कंप्यूटर में अपलोड होके फिर आपके पास पहुंचता है। तो भाई संगणक जो शब्द है, बोली हुई चीज भी अब तो पहुंचने लगी आपके पास, है ना, किससे, हमारी ये से कंप्यूटर से। भाई वैज्ञानिक तकनीकी ही तो है। तो कह रहे वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन, यानी संगणक नाम के यंत्रेण, यंत्र के द्वारा, सभी में तृतीया विभक्ति है इसीलिए हम उसमें के द्वारा लगा रहे हैं। संगणक नाम के यंत्र के द्वारा साधितानि भवन्ति, यानी साधित किए जाते हैं, पूर्ण किए जाते हैं, पूर्ण होने लगे हैं, भवन्ति हो रहे हैं, हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, अभी अपन ने 2 पेज पढ़ लिए, तो इसकी अपन 2 इन लाइनों के में छुपे अव्यय और विशेषण विशेष्य देखते हैं। कहते हैं अनंतरम, यानी बाद में, ये हमारा अव्यय हो गया। ठीक है, तालोपरि, इसमें जो ऊपरी शब्द है, तालोपरि में हमने आपको तोड़ के बताया था कि ताल और ऊपरी शब्द से हमारा क्या बना है, तालोपरि बना हुआ है। तो ऊपरी शब्द है, ये भी हमारा एक अव्यय है। च हमारा एक अव्यय है। ठीक है, आरब्धम हमारी क्रिया है। यहाँ पर कर्ता कोई नहीं बताया गया है। कर्ता अगर कुछ होता तो अपन अहम, त्वम, ये सारी चीजें निकलती तो अपन को सर्वनाम संज्ञा जो भी होती तो अपन बताते, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं बताया। अब आगे लिखा हुआ है च, हमारा क्या हुआ है, बोले और अव्यय है एक। यहाँ पर एव जो छुपा हुआ है, हमने कहा था ना सर्वेशाम एव, एव इसमें जो छुपा हुआ है वो भी हमारा एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है ही। ठीक है, यहाँ पे आप कहेंगे बोले ये भावा नाम, अभी अव्यय चल रहे हैं, फिर विशेषण विशेष्य भी अभी हमने आपको बता दिए थे। प्रारब्धम ये हमारी क्रिया हो गई। ठीक है, और विशेषण विशेष्य कौन से हैं, बोले ये है हमारा विशेष्य यानी भाव। इसकी विशेषता किस किस ने बताई, बोले मनोगता नाम ने, तो ये भी हमारा विशेषण बन गया। ठीक है, ये भी विशेषण बना। और सर्वेशाम, सर्वेशाम एव हमने बताया था, सर्वेशाम एव किससे बना है, सर्वेशाम और एव से। तो जो सर्वेशाम शब्द है वो भी इसका विशेषण बना। कैसे बना ये अपन ने अभी पहले पढ़ लिया। ठीक है, और ये हमारी क्रिया हो गई। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तू। जो तू शब्द है ये हमारा क्या अर्थ बताता है, तो। ठीक है, यहीं से लिख दे रहा है, और ये हमारा क्या है, अव्यय। क्या है, एक अव्यय है। आगे देखते हैं अतिष्ठ, कहते हैं अतिष्ठिता, तो ये हमारी क्या हो गई, क्रिया। क्या हो गई, क्रिया। अच्छा, अतिष्ठिता, यहाँ पे क्रिया की भी एक विशेषता बताई है। क्रिया विशेषण है सुरक्षिता। कैसी, बोले कैसी रखी जाने लगी है, बोले सुरक्षित रखी जाने लगी है। तो ये विशेषण विशेषण नहीं है। देखिए विशेषण अकेला कैसा होता है, संज्ञा पदों को, उनकी संज्ञा पदों की विशेषता, यानी किसी भी एक मूल नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, भाव का नाम हो, जगह का नाम हो, नाम यानी संज्ञा, उनकी विशेषता बताते हैं तो वो कौन, विशेषण बन जाते हैं। लेकिन जहां क्रिया की भी विशेषता बताई जाए, बोले अतिष्ठिता यानी रखी जाती है, लेकिन कैसी रखी जाती है, सुरक्षित रखी जाती है। तो क्रिया की भी विशेषता, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। फिर सिंपल उसको विशेषण नहीं कहा जाता है, उसको क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये भाषिक कार्य में आते हैं, ये चीजें जो हम बता रहे हैं भाषिक कार्य में आती हैं, यानी ये छोटी छोटी सी चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे पुनः और अपि। पुनरअपि जो शब्द बना हुआ है ये किन शब्दों से बना है, पुनः और अपि। यहाँ पे दोनों ही ये अव्यय हैं, यानी फिर से, पुनः, और दोनों शब्द देखिए, पुनः यानी फिर से, यानी फिर से प्रारंभ होना, और अपि यानी भी। लेकिन जब ये साथ में मिलते हैं पुनरअपि, तो इसका अर्थ हो जाता है, आगे कहते हैं धीरे धीरे, फिर से, है ना। ये शब्द हमारा क्या हो जाता है, इसका अर्थ बनता है। और र कहां से आता है, विसर्ग का लोप होता है, वहां से जो विसर्ग होता है आधी र में बदलता है, और ये जो अ है उसको पूरा कर देता है, तो ये पुनरअपि बन गया अपना। तो इसमें कौन कौन से 2 छुपे हुए हैं हमारे, पुनः और अपि। ठीक है, 2 अव्यय छुपा हुए हैं। गता हमारी क्या है, क्रिया है, यहाँ पर क्या है, क्रिया।
आगे कहते हैं अद्य यानी आज, ये भी हमारा क्या है, ये हमारा एक अव्यय पद है। ठीक है, अब कहते हैं सर्वाणी कार्याणि, तो कार्यों की विशेषता बताई, बोले कैसे कार्य, बोले सभी कार्य। तो कार्याणि शब्द हो गया हमारा विशेष्य, और उसकी विशेषता किसने बताई, सर्वाणी ने, तो वो बन गया हमारा विशेषण। ठीक है, बस यहां तक हो गया। भवंती हमारी क्रिया हो गई, क्या हो गई हमारी क्रिया। तो ये हमने पढ़ लिए। अब आगे का देख लेते हैं, आगे क्या होता है। लिखा हुआ है समाचार पत्राणी। पहले बताया टाइपराइटर का आविष्कार हुआ, तो लिखी हुई सामग्री को टंकण करके क्या किया, टंकित करके उसको सुरक्षित रखा जाने लगा। फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपना परिवर्तन हुआ, उनमें प्रगति हुई, तो उससे क्या हुआ, अब सारे कार्य किसके द्वारा होने लगे हमारे, बोले संगणक यंत्र के द्वारा। संगणक केन यानी संगणक नाम केन, संगणक नाम के यंत्र के द्वारा, या तो संगणक यंत्रेण भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, कहते हैं समाचार पत्राणी। अब कंप्यूटर की विशेषता आ गई। समाचार पत्राणी पुस्तकानी च, यानी समाचार पत्र और पुस्तक भी कहाँ से, कहते हैं कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, हम पढ़ सकते हैं और लिखते हैं, है ना। हम पढ़ते भी हैं, लिखे भी जाते हैं, पढ़े भी जाते हैं, या पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं। हम कहाँ से, अपने समाचार पत्र हुए, पुस्तकें हुई, सब आपकी कंप्यूटर के द्वारा मिल जाती हैं, सब पढ़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं, सब यहीं से कर सकते हैं। कहते करगद उद्योग। अब इसका देखिए फायदा क्या हुआ, कंप्यूटर के बेनिफिट आ गए। कहते हैं करगद जो उद्योग थे, करगद उद्योग किससे बना हुआ है, करगद यानी कागज, और उसमें क्या लिखा है, उद्योग, यानी द और ऊ के मेल से ओ बन गया, क्या बना, ओ, और ओ की मात्रा बोले कहाँ चली गई, द में लग गई। कौन सी संधि हो रही है इसमें हमारी, गुण संधि। ठीक है, करगदो परी, या ऊपरी नहीं है, इसमें क्या है, करगदोद्योग, यानी कागजों के जो उद्योग थे। अब कागज के उद्योग किससे होता था, कागज किससे बनते हैं, कहते हैं वृक्षों से, लकड़ी से। अब लकड़ी से जब कागज बनते हैं, और जब कागज का इतना प्रयोग हो रहा है, तो लकड़ी की कटाई भी होना, वृक्षों की कटाई होना संभव है। तो कागजों के जो उद्योग से वृक्षों का की हानि हो रही थी, वृक्षों का क्षरण हो रहा था, वृक्षों की कटाई हो रही थी, उसमें बहुत कमी आ गई। क्यों, क्योंकि भाई समाचार पत्र भी हमें कहाँ मिलने लगे, कंप्यूटर में, हमारे फ़ोन में ही मिल जाते हैं। अब तो कहते हैं फ़ोन में मिलने लगे हैं, हमारे कंप्यूटर में मिलने लगे हैं, पुस्तकें हमें कंप्यूटर में मिलने लगी हैं। ऑनलाइन नहीं है आपके पास तो फ़ोन, आपके पास कंप्यूटर है, आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, आपकी किताब उधर आ जाएगी सामने। तो कहते हैं करगदोद्योगे, यानी कागज के उद्योग में, मैं क्यों बोला, एक ही मात्रा अंत में लगी है, सप्तमी विभक्ति। वृक्षाणाम, वृक्षों के, उपयोग के द्वारा, वृक्षा कर्त्यन्ते स्म, यानी वृक्षों का कर्तन, कर्त्यन्ते यानी कटाई होती थी। कर्तन शब्द का अर्थ होता है कटना, तो कहते हैं कर्त्यन्ते यानी कटाई होती थी, सम नहीं है, स्म है ये। ठीक है, तो क्या होता था, कहते हैं कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग होने से, या उपयोग होने के कारण क्या होता था, जो वृक्ष होते थे वो कैसे, वृक्षों की कटाई होती थी। परम, लेकिन संगणकस्य, यानी संगणक के अधिकाधिक प्रयोगेन, अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा, वृक्षाणाम यानी वृक्षों का जो कर्तने हैं, यानी वृक्षों की कटाई है, न्यूनता भविष्यति, क्या हो जाएगी, उसके अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा न्यूनता, कमी आएगी, कमी होती जाएगी। इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। अगर जैसे जैसे हम कहाँ पर कागजों का उपयोग कम करेंगे, तो वैसे वैसे हमारे क्या होगा, कागज उद्योग जो होते हैं उनमें भाई कागज कहाँ से बनाया जाता है, हमारी पेड़ों से बनाया जाता है, और उद्योग चलाना है तो पेड़ों की कटाई भी होती है, और वहाँ से उसकी लकड़ी से कागज भी बनाए जाते हैं। लेकिन संगणक का जैसे ही प्रयोग शुरू हुआ है, तो उससे क्या हुआ है कि कागजों की मात्रा भी कम, अब उसका उपयोग कम है, तो भाई जो प्रोडक्शन होता है वो अपनी डिमांड पर निर्भर करता है कि प्रोडक्शन उतना होगा जितनी डिमांड होगी। जैसे डिमांड घटने लगेगी तो प्रोडक्शन भी कम होने लगेगा। भाई बनना कम होगा तो स्वाभाविक बात है कि वृक्षों की कटाई भी कम होगी। तो कहते हैं न्यूनता भविष्यति, कम हो जाएगी, इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। अनेन,
इसके द्वारा, अनेन यानी इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षा यानी पर्यावरण की सुरक्षा के यानी दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। अनेन इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षा में, पर्यावरण में सबसे ज्यादा जो हानिकारक जो चीज हो रही है, जब सबसे ज्यादा पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? सिर्फ पेड़ों की कटाई के द्वारा। पेड़ वृक्ष सबसे मतलब इतने बहुमूल्य होते हैं और हर तरफ सबसे अच्छी हमारी क्या प्राणवायु ऑक्सीजन को देने वाले वही होते हैं, कितने उपयोगी होते हैं, और उन्हीं की कटाई होती जा रही है। तो कह रहे हैं कि अनेन इस कंप्यूटर के प्रयोग के द्वारा, अनेन इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षा यानी पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में क्या होगा? महान उपकारो भविष्यति, एक महान उपकार होगा। ठीक है, तो ये चीज हमारी किसके? डिजिटल इंडिया के बारे में बताई जा रही है। अच्छा, इसके आगे का हम बाद में पढ़ेंगे, इसके पहले हम आपको यहाँ से, हमने उस वाले पेज की तो बता ही दिए थे आपको, हाँ यहाँ के हम आपको बता चुके थे, विशेषण विशेष और अव्यय, यहाँ के और बता देते हैं आपको, यहाँ भी बता दिए थे। अपना ये वाले पेज का रह गया है, इसको हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर हमारी कौन सा अव्यय या क्रिया, कौन कौन से पद आए हैं? तो च यानी और, ये दोनों क्या है? हमारे अव्यय। और पठ्यन्ते लिख्यन्ते ये क्या है? हमारी दोनों क्रियापद हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं, ऐसा वाक्य देख लेंगे, दे देंगे, कहेंगे अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम किम, तो आप कहेंगे च। वहां पे लिखा होगा अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, तो आप कहेंगे पठ्यन्ते लिख्यन्ते। ठीक है, अब आगे और देख लेते हैं। और इसमें कहाँ लिखा हुआ है? वृक्षाणाम उद्योगी वृक्षा कर्तन्ते इसम प्रयोगण कर्तन न्यूनता इति। यहाँ पे इति हमारा शब्द क्या है? इति हमारा एक अव्यय पद हो गया। परम, लेकिन, परम शब्द का अर्थ होता है लेकिन, ये भी हमारा एक अव्यय है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है? हमारे अव्यय हैं। आगे देख लेते हैं अनेन, इसके द्वारा। अनेन शब्द का अर्थ क्या होता है? इसके द्वारा। ये भी हमारा क्या है? एक अव्यय पद है। ठीक है, महान उपकारो भविष्यति, और ये भविष्यति शब्द हमारा क्या है? ये हमारा क्रियापद है। क्या है? ये एक क्रियापद है। तो ये हमारा क्या हो गया? इस प्रकार से इस वाले पेज जो अपन ने इतना पैराग्राफ पढ़ा, उसके अपन ने सारी चीजें देख ली। क्रिया हो गए, उसमें विशेषण हो गए, अव्यय हो गए, इन सारी चीजों को भी बता दिए। अर्थ तो सामने के सामने लिखे ही थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के इसके बचा हुआ जो हमारा लेसन बचा हुआ है, बचा हुआ पार्ट है, उसको हम पूरा करेंगे। उसके पहले हम आपको अपनी वेबसाइट के बारे में भी बताना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को कहाँ से सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो मिल ही जाते हैं, लेकिन आप उनको मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे जाके और आसानी से सर्च कर सकते। कैसे? आपको गूगल पे सिंपल लिखना है magnetbrains.com, आप इंटर करेंगे, आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, हमारी वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे क्या दिख जाएंगे? क्लासेस दिख जाएंगे। उनमें आपको क्या करना है? जैसे आपने क्लास 8 सिलेक्ट किया तो आपके सामने क्लास 8 के ये आपके सब्जेक्ट आकर दिखने लगे। ठीक है, अभी इसमें हमारा संस्कृत अभी ऐड नहीं हो पाया है पेज, वो इसलिए क्योंकि अभी अपन ने 1 या 2 दिन पहले ही इसको शुरू किया है। 1 आध दिन में वो भी ऐड हो जाएगा अपना। ठीक है, तो जैसे अब हम आपको 9th का खोल के दिखाई देते हैं कि जैसे हमने 9th सिलेक्ट किया और संस्कृत सिलेक्ट किया उसमें से, तो 9th संस्कृत हमारी ये शुरू हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। जैसे हमने व्याकरण में आपको संधि प्रकरण बताया है, 9th क्लास की बात कर रहे हैं। ऐसे ही 8th में अभी अपन ने जैसे आपकी रुचिरा पुस्तक है उसको शुरू किया है, तो वहाँ पे चैप्टर 1 का आपका दिख जाएगा सुभाषितानी, दूसरा हो जाएगा बिलसे कदापि न मे श्रुता। ये इस प्रकार से आपके पाठों के नाम यहाँ पर आते जाएंगे और उससे संबंधित जितने भी लेक्चर हैं उनकी लिस्ट यहाँ छोटी छोटी दी हुई है। जैसे पहले पाठ के 3 लेक्चर हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीनों लेक्चर आ जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर पाठ 1 का हमने अगर कोई वीडियो सिलेक्ट किया तो हमारे सामने भारतीय वसंत गीत, ये पहला पाठ संस्कृत का 9वीं कक्षा का शुरू हो गया। ऐसे ही आप 8वीं के भी जैसे ही ऐड हो जाते हैं 1-2 दिन में, आप वहाँ से तुरंत सर्च करना शुरू कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, है ना। एक अपनी हमें पता है कि भाई हमारे क्लास का संस्कृत का पेज ये है, यहाँ पे जाना है हमें, यहाँ पे सब मिल जाएगा, बस और कहीं ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे चैनल को भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पाठ को आगे शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।